दोस्तों, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। हम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे थे। आज हम यूरोपियों का आगमन पार्ट 3 करेंगे। इसमें पढ़ेंगे फ्रांसीसियों को और कर्नाटक युद्ध को। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रांसीसी कंपनी से। तो 1664 में फ्रांस में कंपनी की स्थापना होती है। कंपनी का नाम होता है द इंडस ओरिएंटल और यह स्थापित होती है कोलवर्ट के प्रयासों से, जो तत्कालीन सम्राट लुई 14वें का मंत्री था। यद्यपि कोलवर्ट बहुत दिनों से पूर्वी एशिया के साथ व्यापार का इच्छुक था, इसीलिए उसने एक फ्रांसीसी अभियान मेडागास्कर द्वीप भेजा, किंतु वो असफल रहा। उसके बाद लुई 14वें और कोलवर्ट के प्रयासों से फ्रांस का दूसरा दल 1667 में भारत में कंपनी स्थापित करने के उद्देश्य से चला, जिसका नेतृत्वकर्ता फ्रांसिस कैरो या फ्रैंको कैरो था। उनके साथ इस्फहान का एक निवासी मरकारा भी आता है। तो 1667 में भारत पहुँचते हैं और 1668 में सूरत में एक प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करते हैं, जो फ्रांसीसी फैक्ट्री थी। उसके बाद उसके एक वर्ष बाद मछलीपट्टनम में द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। 1673 में मछलीपट्टनम के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने वेलिकोंडपुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से फैक्ट्री स्थापना के लिए भूमि प्राप्त की। यहीं पर फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की ऐतिहासिक स्थापना की। 1674 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों को भूमि प्रदान की, जिस पर चंद्रनगर की कोठी की स्थापना होती है। उसके बाद 1693 में फ्रांस में कुछ स्थितियां बदलती हैं। उनके युद्ध चल रहे होते हैं फ्रांस में। इसका फ़ायदा डच कंपनी उठाती और पौंडीचेरी पर अधिकार कर लेती है और एक मजबूत सुरक्षित प्राचीर का निर्माण कर लेती है। जैसे ही फ्रांसीसियों को पता लगता है, वे डचों को पराजित करते हैं और 1697 में एक रिजविक संधि करते हैं, जिससे फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी डच से दोबारा मिलती है। ये प्रश्न पूछा गया है कि फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी दोबारा किससे मिली, तो डच से मिली। उसके बाद एक फ्रांसीसी यात्री आते हैं वर्नियर, काशी को घूमते हैं और यहाँ की सांस्कृतिक वैभव को देख के उसे भारत का एथेंस कहते हैं। तो चलिए हम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध पढ़ते हैं, जिसे कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं। इसको शुरू करते हैं। कर्नाटक युद्ध का भारतीय इतिहास में एक अलग ही महत्व है। कारण क्या है, लगभग ये 20 वर्ष तक चला और इसने कहीं ना कहीं ये बता दिया था कि भारत के स्वामी अब अंग्रेज होंगे, ना और कोई कंपनी, ना फ्रांसीसी, ना ही पुर्तगाली। तो पहले कर्नाटक समझ लेते हैं। जो कोरोमंडल का समुद्र तट है, इसके पीछे के प्रदेश को कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। इसका नामकरण भी यूरोपियों ने किया था। यहाँ की अगर राजनीतिक अवस्था देखें तो यहाँ पे अनिश्चितता का दौर था। दक्कन के सूबेदार के अधीन था ये कर्नाटक प्रोविंस। दक्कन के सूबेदार कौन थे? निज़ामुल मुल्क आसफ जाह, जिन्होंने 1724 में दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। दक्कन विंध्य के दक्षिण से शुरू हो जाता है। इसको आप आज मैप में ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो कौन होते हैं दक्कन के नवाब? निज़ामुल मुल्क आसफ जाह। इनके अंडर में एक प्रोविंस होता है कर्नाटक, जिसके शासक होते हैं या नवाब होते हैं दोस्त अली। ये कर्नाटक की कैपिटल अर्काट थी। 1741 में मराठा आक्रमणकारी आक्रमण करते हैं और दोस्त अली की हत्या कर देते हैं, ठीक है। और इनके दामाद चंदा साहिब को बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाकर सतारा ले जाते हैं। दोस्त अली का पुत्र था सफदर अली, वो मारा जाता है। अब ऐसी विकट परिस्थिति में कर्नाटक में कोई भी नहीं बचा, इसीलिए निज़ामुल मुल्क एक खास व्यक्ति अनवरुद्दीन को नवाब बना देते हैं। लेकिन इससे स्थिति और बिगड़ जाती है। जो दोस्त अली के रिश्तेदार थे, ठीक है, जो पहला नवाब था, पिछला नवाब था, उसके रिश्तेदार थे, वो विद्रोह करने लगते हैं, इस नवाब को स्वीकार नहीं करते हैं। साथ में और भी परिस्थितियां बदल रही थी। 1740-48 के बीच में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध छिड़ गया। अभी तक अंग्रेज और फ्रांसीसी को इस अनिश्चितता से कोई लेना नहीं देना नहीं था, किंतु अब अंग्रेजों की एंट्री होती है और फ्रांसीसियों की एंट्री होती है। इसके लिए डुप्ले प्रयत्न भी करता है कि शांति बनी रहे, लेकिन अंग्रेज अधिकारी कोई भी बातचीत करने से साफ मना कर देते हैं। और एक कदम बढ़ाते हुए 1746 में एक अंग्रेज अधिकारी बर्नेट होते हैं, वो अपनी जलसेना की सहायता से कुछ फ्रांसीसी जलपूत को पकड़ लेते हैं। अब फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के पास समस्या को सुलझाने का कोई उपाय नहीं बचा था, तो कर्नाटक के नवाब जो अनवरुद्दीन होते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन नवाब मूक दर्शक बना रहता है। अब क्या करते हैं डुप्ले? जो मॉरिशस के गवर्नर हैं ला बूरडाने, उनसे सहायता मांगते हैं। ला बूरडाने 3000 सैनिक
बेड़े के साथ मद्रास को घेर लेते हैं। अंग्रेज इससे बहुत डर जाते हैं और डुप्ले मद्रास पर अधिकार करना चाह रहा था, लेकिन बुरडाने चाहता था कि अंग्रेज डर जाएं और हरजाना दे दें। अंग्रेज हरजाना 40,000 पाउंड का दे देते हैं, किंतु डुप्ले घेरा नहीं उठाता है। ठीक है, डुप्ले मद्रास पे कब अधीन कर लेता है अपने। अब चाल चलने की बारी अंग्रेज़ों की थी। इस प्रकरण में अंग्रेज़ों ने नवाब से संरक्षण मांगा, अनवरुद्दीन से। नवाब क्या करते हैं, डुप्ले की तो उन्होंने मदद की नहीं, लेकिन अंग्रेज़ों के कहने पर डुप्ले को कहते हैं कि आप मद्रास से घेरा उठा लीजिए। डुप्ले बहुत अच्छे से जानता था कि नवाब की जो जल शक्ति है वो कमज़ोर है, अतः वो क्या करता है, युद्ध के लिए हामी भर देता है। और अब शुरू हो जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो एक तरफ होती है नवाब की सेना, जिसे बैकिंग कौन कर रहा था, अंग्रेज कर रहे थे। दूसरी तरफ थी फ्रांसीसी सेना। तो नवाब की सेना का नेतृत्व महफूज खां कर रहे थे और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कैप्टन पैराडाइज कर रहे थे। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना नवाब की सेना को 2 बार पराजित करती है और मद्रास को जी भर के लूटती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डुप्ले जो फोर्ट सेंट डेविस होता है उसको 18 महीने तक घेरे रहते हैं, लेकिन जीत नहीं पाते हैं। उधर दूसरी ओर क्या हो रहा होता है, इंग्लैंड से एक जहाजी बेड़ा आता है एडमिरल बोस्कावेन के नेतृत्व में। वो पौंडीचेरी को घेर लेते हैं। तो अब दोनों के पास घेरा था, एक के पास मद्रास, एक ने मद्रास के किले को घेर रखा था, एक ने पौंडीचेरी को घेर रखा था। तो इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। लेकिन जो यूरोप था वहाँ पे युद्ध शांत हो गया था। जो वहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था वो एक्सला सापेल की संधि से शांत हो गया। और जैसे ही वहाँ शांत हुआ, यहाँ पे भी एक संधि हो जाती है। ठीक है, उस संधि का नाम भी एक्सला सापेल संधि है और युद्ध शांत हो जाता है। इस युद्ध को खत्म हो जाता है और इसको सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है। लेकिन ये युद्ध निर्णायक नहीं रहा। इससे ये एहसास हो गया था फ्रांसीसियों को और अंग्रेज़ों को कि जिसका भी अधिकार समुद्र पर रहेगा उसी को आगे सफलता मिलनी है। तो तुरंत ही जैसे ही युद्ध खत्म होता है तो अगले वर्ष पुनः युद्ध शुरू हो जाता है, इसको कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कहते हैं या अंबूर का युद्ध भी कहते हैं। अब जो परिस्थितियां थी वो बदल गई थी। 1748 में जो चंदा साहिब थे उनको मराठों ने छोड़ दिया था और जो निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ थे उनकी मृत्यु 1748 में हो गई थी। जो तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन थे उनके खिलाफ दोस्त अली के सगे संबंधी और चंदा साहब मिलकर षड्यंत्र करने लगे। इस षड्यंत्र में डुप्ले पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, अतः 1749 में क्या होता है, अंबूर का युद्ध होता है। एक तरफ डुप्ले चंदा साहिब मुजफ्फर जंग की सेना होती, दूसरी ओर अनवरुद्दीन की सेना होती। अनवरुद्दीन पराजित होता है और मार डाला जाता है। दूसरी ओर अब जब मैंने आपको बताया कि दक्कन के निज़ाम मुल्क की हत्या हो गई या उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके उत्तराधिकारी थे, एक पुत्र था नासिर जंग और दूसरा उत्तराधिकारी का जो दावा कर रहा था वो मुजफ्फर जंग था, खुद को योग्य बता रहा था। अब ये बदलते घटनाक्रम में क्या होता है, अंग्रेज़ों को लग जाता है कि देखो अनवरुद्दीन को पराजित किया, अब फ्रांसीसी कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि हमें भी दावेदारी करनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, नासिर जंग का पक्ष लेते हैं अंग्रेज़। और नासिर जंग ने अंग्रेज़ों की सहायता पाकर 1750 में फ्रांसीसी चंदा साहिब मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेनाओं को परास्त किया। परंतु अपनी सेना में हुई वृद्धियों के कारण नासिर जंग उसी समय मार डाला गया। अब क्या था, दक्कन के निज़ाम के पद खाली था। डुप्ले ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और तुरंत मुजफ्फर जंग को दक्कन का सूबेदार बना दिया। निज़ाम का पद पाने के कारण अब मुजफ्फर जंग कृतज्ञ तो हो ही गया था, इसीलिए उसने फ्रांसीसी कंपनी को लगभग 50 लाख रुपए दिए। बदले में मुजफ्फर जंग ने क्या मांगा, डुप्ले से प्रार्थना करी कि आप एक अफसर रख दीजिए और कुछ फ्रांसीसी सैनिक रख दीजिए जिससे मेरे राज्य की रक्षा हो सके। उसके बाद इधर घटना और तीव्रता से बदल रही थी। जो अंग्रेजी सेना के क्लर्क थे क्लाइव, यही क्लाइव जो बाद में बंगाल के गवर्नर भी बनते, उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों न हम पहले अर्काट पे आक्रमण करें, जो कर्नाटक की राजधानी है, हम इसे जीत सकते हैं। कुछ विचार विमर्श होता है, उसके बाद ये सुझाव मान लिया जाता है। क्लाइव को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। क्लाइव ने क्या किया, अर्काट पे कब्जा किया, जिससे फ्रांसीसी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा। चंदा साहिब ने राजधानी अर्काट की रक्षा हेतु सेना भेजी। इधर अंग्रेजों ने उनको आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया और चंदा साहिब मारे गए।
तो ये कर्नाटक की स्थिति थी और वहाँ पे कौन, मुजफ्फर जंग अभी भी निज़ाम थे दक्कन में। ठीक है, डुप्लियो की जो आकांक्षा थी वो ध्वस्त हो गई। उसके सेनापति ने अपनी अयोग्यता के कारण प्राय सब कुछ खो दिया। इसी कारण डुप्लियो को वापस फ्रांस बुला लिया गया और 1754 में भारत में नए फ्रांसीसी गवर्नर आते हैं, गोडेहू। वे अंग्रेजों के साथ मिलकर एक पौंडीचेरी की संधि करते हैं। इस संधि के बारे में डुप्ले ने कहा है कि गोडेहू ने अपने देश के विनाश और सम्मान के साथ समझौता किया। तो याद रखिएगा, पौंडीचेरी की संधि 1754 में हुई। किसके बीच में, गोडेहू और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन था, क्लाइव था। अब शुरू होता है कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जिसे वांडीवॉस का युद्ध भी कहते हैं। निर्णायक युद्ध था। इसने कहीं ना कहीं बता दिया था कि भारत पे अब और केवल अंग्रेज राज करेंगे, ना कि कोई और। पांडिचेरी की जब संधि हुई तो अंग्रेजी शक्ति का वर्चस्व कायम हो गया था। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है, फ्रांसीसियों को पीछे हटना पड़ता है और अंग्रेज विजयी होते हैं। उसके पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो कर्नाटक में आपने देखा था कि अंग्रेज विजित हुए थे पिछले वाले युद्ध में। तो कर्नाटक में अंग्रेज समर्थित नवाब मोहम्मद अली बनते हैं। मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी जाती है और उसका दूसरा पुत्र सलावत जंग निज़ाम की गद्दी पर बैठता है। फ्रांसीसियों ने क्या किया, सलावत जंग से उत्तर सरकार के 4 जिले राजमुंदरी, एन्नौर, मुस्तफ़ानगर, चिकाकोल प्राप्त किया और वहाँ पे अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया। उधर यूरोप में फिर से युद्ध प्रारंभ हो जाता है और फिर से दोनों तरफ भारत में दोनों कंपनियां, फ्रांसीसी और अंग्रेज कंपनियां आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। भारत में 1758 में नया गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली आता है। ठीक है, तो काउंट डी लाली ने जो अंग्रेजों का किला था फोर्ट सेंट डेविस, उसको जीत लिया और मद्रास पे घेरा डाल दिया। परंतु अंग्रेजी नौसेना के कारण उसे बाद में पीछे हटना पड़ा और 22 जनवरी 1760 में वांडीवॉस का युद्ध हुआ। यह युद्ध निर्णायक रहा। अंग्रेजी की ओर से नेतृत्व कर रहा था सर आयरकूट और फ्रांसीसियों की तरफ कौन था, काउंट डी लाली। तो काउंट डी लाली को हरा दिया सर आयरकूट ने और बाद में संधि होती है, पेरिस की संधि 1763 में। इस संधि में क्या होता है कि फ्रांसीसियों के सारे अधिकार ऑलमोस्ट छिन जाते हैं। अब वे मात्र व्यापारिक कार्य करेंगे, किलेबंदी गुटबंदी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब क्या रह गए थे, भारत में मात्र व्यापारी थे। भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का सपना जो था वो नष्ट हो चुका था। पेरिस की संधि के बाद जब काउंट डी लाली वापस फ्रांस लौटते हैं तो उनको 2 साल तक कैद में रखा जाता है और उसके बाद फांसी दे जाती है। तो ये थे कर्नाटक के युद्ध। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि कर्नाटक वार पहली कब हुई थी, द्वितीय कब हुई थी और तीसरी कब हुई थी, और इनके युद्ध होने के बाद कौन कौन सी संधियाँ हुई थी। ये बार बार सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको ध्यान से अवश्य कहीं नोट कर लीजिएगा या बार बार इसको वीडियो को चला के पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।